Hello everyone. Good morning everyone. Dear experience. Today in the second lecture, actually I am going to discuss current scenario of the population. और जैसा कि हम सभी को पता है कि वर्ल्ड में यदि देखा जाए तो ऑन द बेस ऑफ पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन के क्षेत्र में इंडिया गॉट सेकंड आफ्टर चाइना, यानी चाइना के बाद हमारा स्थान जो है वो सेकंड स्थान आता है. All about the situations which can be considered here on the basis of population, we will discuss that what the position has been emerged in India, which can be considered to be the big challenges. जो हमारे देश के सामने बहुत बड़ा चुनौती है वह है पॉपुलेशन. क्योंकि मैं पहले से भी कहते आ रहा हूँ कि पॉपुलेशन मीन टू से दिस इज अ बिग कैंसर ऑफ दिस नेशन, बिकॉज इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री और हमारे पास इतने ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे हैं, न ही हमारी बहुत अच्छी इकोनॉमी, सोशियली, इकोनॉमिकली, इन्वायरमेंटली, कल्चरली जितने हमें स्ट्रॉन्ग होना चाहिए वो कहीं ना कहीं हम अपने आप का समझ क्या कह सकते हैं उसमें पिछड़े हुए हैं. और वैसे देश में तेजी से निरंतर जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, क्या इस देश के लिए सही है या नहीं है, ऑल अबाउट इट एक्चुअली आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस एपिसोड. तो देख सकते हैं पॉपुलेशन की बात करें तो अभी वर्ल्ड की यदि हम पॉपुलेशन देखें करंटली, तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन, ग्लोबल पॉपुलेशन में इंडिया की जो जनसंख्या है उसकी कंट्रीब्यूशन 17% है, यानी 17% है. इज इट ओके? यूनाइटेड नेशन का जो रिपोर्ट आया है, इस यूनाइटेड नेशन के रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो इंडिया का पॉपुलेशन जो है 2050 तक अभी जो वर्तमान में पॉपुलेशन उस पॉपुलेशन में 273 मिलियन पीपल और ऐड हो जाएंगे. मतलब हम कह सकते हैं कि 2050 तक ये होगा एंड बाय 2027 यानी 2027 तक भारत का जनसंख्या जो होगा वो चाइना को सरपास कर जाएगा. मतलब हम चाइना से जनसंख्या के दृष्टि से बड़े राष्ट्र हो जाएंगे. यह एक बहुत बड़ी चुनौती है. That's why we can say India the most populous nation in the world considered after या since 2027 यानी 2027 से भारत जो होगा विश्व का सबसे ज्यादा पॉपुलस यानी जनसंख्या वाला राष्ट्र के रूप में इसको कंसिडर किया जाएगा. भारत में यदि देखा जाए असम, हिमाचल प्रदेश और बहुत सारे ऐसे हिली एरियाज है या हिली ट्रेन्स हैं जिनके पास पॉपुलेशन का लोअर डेंसिटी देखने को मिलता है, यानी उनकी जो घनत्व है, जनसंख्या का जो घनत्व है वह बहुत नीचे है. यानी एज पर द नेशनल जो रेशियो है, एज पर द नेशनल जो हमारा प्रोपोर्शन है उससे कहीं न कहीं ये सारे राज्यों में भारत का असम, हिमाचल प्रदेश और बहुत सारे हिली ट्रेन्स हैं जहां पर कम देखने को मिलता है. जबकि देखा जाए तो नॉर्थर्न प्लेन की बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन में हम देख सकते हैं या कोस्टल एरियाज में देखिएगा तो वेरी हाई पॉपुलेशन इंटेंसिटी. लेकिन भारत के वहीं हम एक तरफ जहां देख रहे हैं कि हिली एरिया में खासतौर पर हिमाचल और असम के क्षेत्र में देख रहे हैं कि हमारा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन लोअर है, वहीं नॉर्दर्न क्षेत्र में यदि देखा जाए या कोस्टल एरिया में देखा जाए तो यहाँ की जो जनसंख्या है हाई पॉपुलेशन डेंसिटी को कंसिडर करता है. इस आधार पर देख सकते हैं कि क्या क्या चुनौतियां होंगी, वे सारी चीजों को देखेंगे. तो ये सबसे पहली समस्या देखा जाए तो सेक्स कंपोजिशन की समस्या देखने को मिलता है. बिकॉज सेक्स कंपोजिशन एक्चुअली टॉक्स अबाउट द नंबर ऑफ ह्यूमंस पर 1000, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को हम कंसिडर करते हैं और यह जो मेजरमेंट होती है इस मेजरमेंट के आधार पर हम सेक्स रेशियो निकालते हैं. इज इट ओके? तो अभी का यदि डेटा देखा जाए तो इंडिया का जो डेटा आया है स्पेसिफाइड दिस पीरियड में आया है तो सेक्स रेशियो 940 है, यानी 940 है. यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या जो है भारत में वह 940 है. लिटरेसी कंपोजिशन को यदि देखा जाए तो सेंसस 2011 के अनुसार आप देखिएगा तो भारत में जो लिटरेसी रेट है यानी शिक्षा दर जो है, ठीक है, तो शिक्षा दर को यदि देखेंगे तो दिस इज प्रेरिक्विजिट टू एजुकेशन एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ द एम्पावरमेंट. तो अभी हम कह सकते हैं कि भारत में बहुत ज्यादा एजुकेशन, इंस्ट्रूमेंट तथा एम्पावरिंग करने की जो हमारे पास मैकेनिज्म है, ये सारे मैकेनिज्म को और स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, उसमें और एक इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत. क्योंकि 2011 के यदि हम सेंसस को देखें तो इसमें भारत का जो हमारा लिटरेसी रेट है वो 74.4% देखने को मिलता है. वर्किंग पॉपुलेशन कंपोजिशन की आप बात करें
तो वर्किंग पॉपुलेशन कंपोजिशन में हम देख सकते हैं कि भारत की जो पॉपुलेशन है यानी जनसंख्या है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक स्टेटस में यदि हम देखें तो इसको डिवाइड किया गया है 3 ग्रुप्स में, यानी 3 भागों में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। पहला जो है वो मेन वर्कर्स है, दूसरा है मार्जिनल वर्कर्स, तीसरा है नन वर्कर। नन वर्कर का मतलब जो काम धंधा करता नहीं है, मार्जिनल का मतलब होता है जो मार्जिनल एक्टिविटी के आधार पर काम करता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, ठीक है। और मेन वर्कर जो 24 आवर काम में अपने आप को इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन को मुख्य रूप से 3 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है, या कह सकते हैं कि 3 स्टेजेस में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। फाइनली हम देख सकते हैं कि इसके जो रिपोर्ट आई है पॉपुलेशन का, ठीक है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यदि देखते हैं NFHS, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो चौथा 2015 से 16 के बीच में जो डेटा आया था, इस डेटा के आधार पर आप देख सकते हैं कि 12%, मात्र 12% मैरिड जो महिला है यानी विवाहित जो महिला है, उनकी एज देखिएगा तो 15 से 49 यानी 15 से 49 साल एज ब्रैकेट आप देख सकते हैं, इंडिपेंडेंटली डिसीजंस अबाउट देयर ओन हेल्थ केयर। यानी भारत में 15 से 49 साल के जो महिला है, मात्र उसका 12% ऐसे महिलाएं हैं जो अपने हेल्थ को लेकर के इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र होकर निर्णय ले सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं यह जो एक कह सकते हैं पति प्रधान वाला राष्ट्र, पुरुष प्रधान वाला राष्ट्र की जो छवि है भारत का, ये अभी भी हम कह सकते हैं कहीं न कहीं महिलाओं को डिप्राइव करता है, महिलाओं को वंचित करता है। और यदि हम इस देश की चाहे इकोनॉमी की बात हो, शिक्षा की बात हो, कल्चरल की बात हो, यदि हम डेवलप करना चाहेंगे तो हमें जो हम राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, आर्टिकल 14 की जो बात करते हैं, इसे बेखूबी हमें ईमानदारी से निभाना पड़ेगा। तभी हम जाकर के एक स्पॉन्सरशिप जो प्रोग्राम्स होती है गवर्नमेंट के द्वारा जो इनिशिएट की गई है, या कह सकते हैं कि उनकी जो अनेक प्रकार का जो प्रिविलेजेस हैं, उनकी जो ड्यूटी अथॉरिटीज हैं, उसका वो सही मायने में उसका एंजॉय वो करेंगी, और इस देश की एक जो विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, उनमें उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देखने को मिल सकता है। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि भारत के जो डेटा है, इस डेटा NFHS का, इसमें 63% डिसाइड किया गया इन द कंसल्टेशन विद देयर स्पाउस, यानी 63% ऐसी लड़कियां को शादी कर दी जाती है भारत में जो अपने हस्बैंड से कह सकते हैं सेटिस्फाई नहीं है, लेकिन दबाव कर सकते हैं, दबाव में उनको माता पिता के दबाव में, समाज के दबाव में उनके कहीं ना कहीं शादी करनी है, जो कि आगे चल करके ये डेटा कहता है कि कहीं ना कहीं उनका एक फैमिली जो विखंडन होता है, ब्रेक का जो रिलेशन होता है, ये कहीं भी आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक जो हमारे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज है, चुनौती है, ये कहीं ना कहीं उस लड़की का कंसेंट अप्रूवल न होने के कारण भी हमारा स्पाउस या कंसल्टेशन विद दिस रिलेशन व्हिच हैज बीन हैपनिंग इन आवर सोसाइटी, ये उसके लिए भी एक बहुत बड़ा जिम्मेवार होता है। थर्ड हम देख सकते हैं कि भारत का लगभग 23% यानी 23% जो स्पाउसेज हैं, वहां देखने को मिलता है कि वह मात्र डिसीजन लेती है अपने हेल्थ केयर को लेकर, मात्र 23% यहाँ का टोटल स्पाउसेस का जो है वो डिसीजन लेता है कि हमें हेल्थ के लिए क्या करना होगा या नहीं करना होगा। तो दिस ऑल अबाउट द न्यू report which has been given by United Nations and National Family Health Survey. Actually, these are the brief discussions which have been made by published by me on the basis of new data. Okay, तो इस आधार पर हम इस चीजों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसी तरह अगले किसी और कोई टॉपिक लेकर के देखता हूँ और उस पर डिस्कशन दे देता हूँ जो करंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। तब तक लीजिए।